प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी अपराध की पृष्ठभूमि को बताने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, भैया बहन, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को आप पूरे तौर पर याद रखेंगे और कभी भी इस पर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अगर प्रश्न नहीं भी पूछा जाए भैया बहन, तो आप ऐसे सोचिए कि जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं किसी भी चैप्टर में, वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता, वो हमेशा के लिए होता है और उन चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से भैया बहन जानना चाहिए। अब यहाँ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। हमने बातें की थी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट नज़दीक के पुलिस स्टेशन में दाखिल किया जाता है। दूसरा, प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी पुलिस अधिकारी को लिखना ही पड़ता है, ये कंपल्सन है। चाहे गरीब आदमी गया हो रिपोर्ट दर्ज कराने या अमीर आदमी गया हो, उस व्यक्ति को जो उस समय ड्यूटी में है, उसे उस व्यक्ति का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करता है वो, तो क्या होगा? ऐसा नहीं करने के बाद वो व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति भैया बहन, अभी 6 चैप्टर हो रहा है। इसका मतलब है कि आप क्लास रेगुलर नहीं करते हैं। हम तो समझते हैं कि हमारे जितने भैया बहन स्क्रीन पर दिखते हैं सभी अप टू डेट होंगे। हम लोग 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं, पुलिस व्यवस्था और न्यायालय वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी एक भैया ने पूछा था स्क्रीन पर, तो मैं उन्हें बता रहा हूँ। तो क्लास नियमित किया कीजिए, है ना। चैप्टर नंबर 6 हो रहा है। जहाँ से हमने छोड़ा था बात, वहीं से शुरू कर रहे हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर बात छूटी थी, वहीं से फिर शुरू कर रहे हैं। तो भैया बहन, अगर वो व्यक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी करता है, तो पीड़ित व्यक्ति उस ज़िले के SP से मिल सकता है, पुलिस अधीक्षक से मिल सकता है, और पुलिस अधीक्षक को की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह उस थाने के इंचार्ज को तलब करे और उससे पूछे कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से मना क्यों किया। तो भैया बहन, हम समझते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित सारी बातें अब आप भली भांति जान गए होंगे। अब भैया बहन आगे आते हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार हैं? गिरफ्तार चैप्टर में रहे या नहीं रहे भैया बहन, हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं तो क्या दिक्कत है। समय अगर हमारे पास है पर्याप्त, तो 6 चैप्टर को भी पढ़ जाते हैं। हम पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में रहे या नहीं रहे, चैप्टर ख़त्म करने का कोई हड़बड़ी हम लोगों को है नहीं, और हम आपको अधिक पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो मेहनत तो हमारा खर्च हो रहा है ना, तो आपको तो पढ़ना चाहिए। आप विद्यालय के हमारे प्यारे भैया बहन हैं। अगर आचार्य जी आपको कुछ ज़्यादा सिखाना चाहते हैं तो आप सीखिए, क्या उसमें दिक्कत है। तो भैया बहन, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं? सबसे पहला अधिकार तो यह है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति को यह बताया जाना चाहिए कि उसे किस कारण से गिरफ्तार किया गया। 4-5 पॉइंट आपको सिर्फ लिखने हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह बताना जरूरी है, जिसने भी गिरफ्तारी की है, मजिस्ट्रेट,
के सामने उसे 24 घंटे में पेश भी होना है। यानी कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण भी बताना होगा, उसका अपराध उसे बताना होगा। ऐसा नहीं कि जिसको मन हुआ उसको गिरफ्तार करके हथकड़ी पहना के थाने में बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता है भैया बहन। गिरफ्तारी उसी की होगी जिसके पीछे स्ट्रॉन्ग कारण होगा, कोई मजबूत कारण होगा। बिना मजबूत कारण के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है भैया बहन। तो ये बात पहली हुई। दूसरी बात हुई कि पुलिस थाने में उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सिर्फ 24 घंटे तक ही रखा जा सकता है भैया बहन। पुलिस थाने में किसी व्यक्ति को सिर्फ 24 घंटे ही रखा जा सकता है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मजिस्ट्रेट उसे चाहेंगे तो आगे जेल में लंबी अवधि के लिए बंद करवा देंगे, या फिर उनकी कोई गलती नहीं होगी तो उसे रिहा कर देंगे। तो भैया बहन, दरोगा का काम सिर्फ गिरफ्तार करना है, दरोगा का काम सज़ा दिलाना नहीं है। ये आपको नोट करना होगा। पुलिस का काम है सिर्फ अपराध का संज्ञान लेना, फर्स्ट साइट में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना। लेकिन पुलिस न्याय नहीं दिला सकता। पुलिस किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा नहीं चला सकता। मुकदमा तो चलेगा कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। पुलिस का काम सिर्फ प्रारंभिक है, प्रिलिमिनरी फंक्शन होते हैं उसके। उसका काम जो है वो वर्डिक्ट देना नहीं है, फैसला देना नहीं है। अब तीसरी शर्त भी है, इन सभी शर्तों को आप लिखते जाइएगा शॉर्ट में। भैया बहन, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके साथ खराब व्यवहार ना किया जाए, उसे प्रताड़ित भी नहीं किया जाए। ये नहीं कि उसे खूब मार पीट रहे हैं, ऐसा नहीं। उसके लिए बना हुआ है कि आप उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए। जो हो मजिस्ट्रेट साहब जो करेंगे वो कानून के ज्ञाता हैं, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप उसके साथ ना तो दुर्व्यवहार कर सकते हैं, ना उसके साथ फिज़िकली उसको ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, फिज़िकल असॉल्ट नहीं कर सकते, उसके हाथ पैर नहीं तोड़ सकते, उसे किसी भी तरह का चोट नहीं पहुंचा सकते। अब आप कहेंगे कि भाई अपराधी को तो पुलिस खूब पीटती है। पीटती तो है, लेकिन ये गलत है। अपराधी को दंडित करना न्यायालय का काम है। पुलिस का काम है सिर्फ उसे पकड़कर न्यायालय के सामने हाजिर कर देना। भैया बहन, हम समझते हैं कि आपको अब ये बात दिमाग में आ गई। माइनर्स को गिरफ्तार नहीं करना है, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यानी 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, जिनको हम लोग माइनर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नाबालिग, अंग्रेजी में बोलते हैं इमैच्योर्ड, जो वयस्क नहीं हुआ है, यानी 15 साल से कम उम्र के बच्चे बच्चियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, एकदम मना है। उसके बाद भैया बहन, गिरफ्तार किए गए अथवा पूछताछ के लिए थाने में बुलाए गए व्यक्ति को अपने संबंधी एवं रिश्तेदारों को सूचित करने का भी अधिकार है। अब आप देखिए, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया भैया बहन, है ना, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसके सगे संबंधियों को बता देना होगा कि फलां आदमी, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका कोई भी रिलेटिव मेरे पास हाजत में बंद है। ये पुलिस का काम है उसे बताना। भैया बहन, ये पुलिस का फर्ज बनता है, उसको कानूनन उसकी बाध्यता है कि वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के सगे संबंधियों को गिरफ्तारी की जानकारी दे दे।
तो भैया बहन, अब अंत में एक पॉइंट है कि महिलाओं की भी गिरफ्तारी हो सकती है, महिलाएं भी अपराध कर सकती हैं, लेकिन महिला अभियुक्त को केवल महिला अधिकारी ही गिरफ्तार करेगी। ये भी शर्त है कानून के द्वारा। आप देखते होंगे लेडी कांस्टेबल को बहाल किया जाता है, जहां महिलाओं को हटाना है, महिलाओं को के बीच में कोई क्राइम हो गया, किसी महिला को गिरफ्तार करना है, तो वो महिला कांस्टेबल के द्वारा ही किया जाता है। वहाँ पर मेल पुलिसमैन नहीं होते, वहाँ फीमेल पुलिसमैन होते हैं, महिला पुलिस वहाँ पर होती है भैया बहन। अब गिरफ्तार किया गया व्यक्ति के अधिकार आप जान गए। अब जो मुकदमे हैं भैया बहन, वो मुकदमे न्यायालय में चले आए। अब वो मुकदमा न्यायालय में चला आया है ना। मैंने आपको पहले ही कहा कि पुलिस तो अपने पास उसे सिर्फ 24 घंटे ही रख सकती है। 24 घंटे से जैसे ही ज़्यादा होगा, पुलिस को उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना होगा। मजिस्ट्रेट फिर उसे चाहे रिहा कर दे या फिर उसे लंबे गिरफ्तारी में भेज दे, जेल भेज दे। लेकिन पुलिस अपने मन से उसे जेल में नहीं रख सकती 24 घंटा से ज़्यादा। इस चीज़ को जान लेना चाहिए। ये सब चीज़ें सामाजिक विज्ञान में बड़े अजूबे हैं और आपके चैप्टर में दिया हुआ है, तो क्यों ना इसको बढ़िया से जाना जाए। आपके मन में भी उत्सुकता होती होगी, भाई पुलिस कैसे काम करती है, गिरफ्तारी क्या है, न्यायालय में केस कैसे पहुंचता है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध सुनवाई कैसे होती है, पुलिस और मजिस्ट्रेट के बीच क्या संबंध है। ये सारी उत्सुकताएं आपके मन में आती होंगी भैया बहन। अब आप बड़े हो रहे हैं, तो क्यों ना सारी चीज़ों को बढ़िया से जान लिया जाए। अब आते हैं 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उसको न्यायालय भेज दिया। अब मुकदमा शुरू हुआ, न्यायालय में मुकदमा शुरू हुआ। तो किस तरह के मुकदमे किस न्यायालय में सुने जाएंगे? तो 2 तरह के मुकदमे होते हैं भैया बहन। एक को कहते हैं क्रिमिनल केसेस, हिंदी में बोलते हैं फौजदारी मुकदमा। क्रिमिनल केसेस, इसके लिए क्रिमिनल कोर्ट भी होता है, जिसको बोलते हैं फौजदारी, जो सिर्फ मार पीट, खून खराबा, मर्डर, फिजिकल असॉल्ट, यानी जिसमें शारीरिक चोट पहुंचाया गया हो, उसे कहते हैं क्रिमिनल केस। और जो धन संपत्ति से के मामले से संबंधित मैटर हो, उसे कहते हैं दीवानी न्यायालय। ऐसा न्यायालय जो संपत्ति के बंटवारा, संपत्ति के रखरखाव, जो संपत्ति के मालिकाना हक आदि का फैसला करे, यानी ऑनरशिप ऑफ द वेल्थ का फैसला करे, उसे हम कहते हैं दीवानी मुकदमा। अंग्रेजी में बोलते हैं सिविल केसेस। तो भैया बहन 2 तरह के मुकदमे हो गए, फौजदारी क्रिमिनल और दीवानी यानी सिविल। दीवानी मामलों में कौन से मामले आए? तो ऐसे मामले जो धन संपत्ति से रिलेटेड हों, जो मालिकाना हक से संबंधित हो, जो ऑनरशिप से संबंधित हो, चाहे वो ऑनरशिप ऑफ लैंड हो, ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी हो, जिसमें धन संपत्ति किसी न किसी रूप में आता हो, उसको हम लोग कहते हैं दीवानी मुकदमा। भैया बहन, दोनों तरह के मुकदमों के लिए न्यायालय भी अलग अलग होते हैं। एक आप सुनते होइएगा, सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। जैसे ही हम लोग सिविल कोर्ट सुनते हैं, इसका मतलब हो गया कि ये केस जरूर से ज़रूर किसी न किसी रूप में बंटवारे से संबंधित है, धन संपत्ति से संबंधित है, ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित है। दीवानी मामले कभी भी मारपीट से संबंधित नहीं होते। भैया बहन, दूसरा मुकदमा या दूसरा न्यायालय हो गया फौजदारी न्यायालय। मैंने पहले ही बताया, ऐसा कोई भी मामला जिसमें व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाया गया, शारीरिक चोट,
ऐसे मामलों को हम लोग बोलते हैं फौजदारी न्याय। अब मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। 2 तरह के वकील होंगे, एक होंगे पक्ष का, एक होंगे विपक्ष का। एक अपने मुवक्किल का बचाव करेगा, दूसरा उसको सज़ा दिलाना चाहेगा। तो बचाव का पक्ष हो गया और एक अभियोजन पक्ष हो गया। अभियोजन पक्ष उसे सज़ा दिलाना चाहता है और बचाव पक्ष में जो वकील होते हैं वो अपने क्लाइंट को सज़ा कम से कम दिलाना चाहते हैं या उसे छोड़ देना चाहते हैं। तो भैया बहन, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दोनों तरह की दलीलें न्यायालय सुनता है। पक्ष की भी दलीलें सुनता है, विपक्ष की भी दलीलें सुनता है। अब न्यायालय किसी संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति में भी सुनवाई करता है। तिथि, समय, ये सब पहले से निर्धारित होते हैं। और न्यायालय जब किसी को बुलाता है तो उसके लिए एक वर्ड है अंग्रेजी में, समन, SUMMON, समन। हाँ, हिंदी में भी समन ही लिखते हैं, लेकिन ये मूल वर्ड जो है वो अंग्रेजी का ही है। स्पेलिंग इसका हो गया SUMMON। समन का मतलब होता है भैया बहन, किसी को जब न्यायालय में बुलाया जाता है, जब न्यायालय के न्यायाधीश किसी व्यक्ति को सशरीर हाजिर, फिजिकली हाजिर होने के लिए बोलते हैं कोर्ट में, और वो व्यक्ति हाजिर नहीं होता है, उसके लिए समन जारी होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं समन, है ना। तो और समन देने के बाद भी अगर वो व्यक्ति नहीं आता है तब उसको बोलते हैं वारंट। उसके विरोध में वारंट जारी किया जाता है कि ये व्यक्ति जिसको न्यायालय ने बुलाया है, इसको समन दिया गया लेकिन ये आया नहीं, इसलिए इसको जहाँ कहीं भी देखो गिरफ्तार करो। अब पुलिस को खुला ऑर्डर दे दिया जाता है। वारंट जब किसी के नाम से निकल गया, इसका मतलब है कि उसे अब तुरंत ही गिरफ्तार किया जाएगा। भैया बहन, सभी प्रकार के मुकदमों की सुनवाई खुले न्यायालय में होती है। आप कभी सिविल कोर्ट घूमने जाएंगे तो आपको भी रोक टोक नहीं है, कोई भी आदमी अदालत में कार्रवाई चल रही है उसको देख सकता है। लेकिन कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं, जैसे आतंकवाद पर मुकदमा चल रहा है, कोई व्यक्ति पाकिस्तानी गिरफ्तार करके आया है, जासूसी के अब इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ है। तो ये चूँकि देश हित के मैटर होते हैं, इसलिए कुछ चीज़ों को खुले न्यायालय में नहीं इस पर केस चलता। पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन ये मामले संवेदनशील हैं और ऐसे मामलों की सुनवाई खुले न्यायालय में नहीं हो सकती। लेकिन बाकी के जितने भी मुकदमे हैं भैया बहन, सब की सुनवाई होती है खुले में। तो हमारा जो न्याय व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया है, वह पारदर्शी है, यानी सब कुछ खुला खुला रहता है। कोई भी व्यक्ति किसी न्यायालय में चल रहे मुकदमों के ऊपर अपना संज्ञान ले सकता है। भैया बहन, दोषी पाया जाने पर व्यक्ति को जज के द्वारा सज़ा सुनाई जाती है। जैसा उसने क्राइम किया है, जैसा अपराध किया है, वैसी ही उसको सज़ा मिलती है। यानी कि सज़ा की घोषणा भी न्यायालय ही करते हैं। भैया बहन, दूसरा है लोक अभियोजक। एक टर्म आया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कभी कभी ऐसा होता है भैया बहन कि व्यक्ति खुद अपना केस नहीं लड़ सकता, कई परिस्थितियों में लोक अभियोजक बहाल होते हैं। लोक अभियोजक का मतलब हुआ सरकारी वकील। ठेठ भाषा में आप समझेंगे तो यही समझिए, सरकार के तरफ से नियुक्त वकील। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको मारा पीटा गया और उस व्यक्ति के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो अब जब खाने के लिए पैसा नहीं है उसको, तो केस लड़ने का पैसा कहाँ से आएगा। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने लोक अभियोजक की व्यवस्था की है कि फला क्राइम हुआ है, अब चूँकि पीड़ित व्यक्ति के पास गरीबी है, उसके पास पैसे नहीं हैं,
तो फिर सरकार ही उसका केस लड़वाती है। तो सरकारी वकील को ही हम लोग एक प्रकार से लोक अभियोजक बोलते हैं। भैया बहन, लोक अभियोजक उस स्थिति में भी बहाल होता है, जैसे मान लीजिए राज्य के ऊपर केस हो गया, तो राज्य मुख्यमंत्री तो उठ करके आएगा नहीं हर मुकदमे में, तो वहाँ भी लोक अभियोजक की नियुक्ति करती है सरकार। लोक अभियोजक सरकार के तरफ से पक्ष रख दिए, सरकार की उपस्थिति मान ली गई। अब सरकार हर जगह उठ करके कितना जाएगी, या उसके मंत्री संतरी उनको बहुत काम है, हर मुकदमे की सुनवाई में वो अकेले नहीं जा सकते। इसलिए भैया बहन क्या होता है कि लोक अभियोजक बहाल किया जाता है। और अंत में भैया बहन आपकी किताब में है विधि का शासन, यानी हमारे संविधान ने क्या कहा है? हमारे संविधान ने कहा है कानून की नज़र में सभी व्यक्ति बराबर हैं। एवरीवन इज़ इक्वल इन बिफोर लॉ, बिफोर द सिस्टम। सिस्टम ना तो किसी का समर्थन करता है, ना किसी को बचाता है, ना किसी को बढ़ाता है, ना किसी को वीकेंड करता है, कमज़ोर करता है। संस्था का काम है, सरकार का काम है सबका बचाव करना। इसी को भैया बहन हम बोलते हैं विधि का शासन। लोकतंत्र में किसका शासन होता है? विधि का शासन होता है, यानी कानून का शासन होता है, संविधान का शासन होता है। किसी को देख करके शासन नहीं होते। शासन का तो मतलब ही है समदर्शी होना, सब पर समान नज़रिया रखना। तो भैया बहन अपराधी को दंड मिले और पीड़ितों को न्याय मिले, इसी को बोलते हैं विधि का शासन। हमारे भारतवर्ष में भी विधि का ही शासन है। यहाँ किसी के साथ कानूनी प्रक्रिया में भी किसी भी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। तो भैया बहन आज इतना ही, और जूम का टाइम समाप्त हो गया। आप बड़ी संख्या में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग फिर आगे कक्षा करते हैं। इसी तरह से आप हर कक्षा में शामिल होते रहिए। और HW के लिए ERP आज का ज़रूर देखेंगे। और भैया बहन